हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग देखते हैं आज की चर्चित पहले सुर्खियाँ। पहली खबर है, डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। और अगली खबर है, कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और अगली खबर है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई। अगली खबर है, भारत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे पायदान पर। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। और अंतिम खबर है, मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। यानी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। और श्री बिरमानी जी गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अरविंद बिरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 9 तक काम किए हैं। और फरवरी 2013 से 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। यानी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कौन है? कार्लोस सौरा। ये गलत लिखा है, कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यानी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 81वां संस्करण है या 53वां संस्करण है। और कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। इन्हें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देप्रीसा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन बियर पुरस्कार और ला काजा और पेपरमिंट फेवे के लिए 2 सिल्वर बियर और कार्मेन के लिए 1 बाफ्टा और कई अन्य पुरस्कारों के साथ कान फिल्म महोत्सव में 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इफ़ी बोलते हैं, के 53वें संस्करण में स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। और इफ़ी के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 को गोवा में किया जाएगा। यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण होगा। इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। और इस फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 का अवार्ड कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है। यानी डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय महिला आयोग ने की। किस लिए की है? साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए की है। और डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर स्पीड फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? साइबर पीस फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन है? साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ लेह में मार्च 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख के सांसद
जामथांग तसोरिंग नामग्याल्की की उपस्थिति में किया गया था। यानी जो इसके तीसरे चरण का शुभारंभ जो है लेह में मार्च 2021 में किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा, उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख के सांसद जामथांग तसोरिंग नामग्याल्की की उपस्थिति में किया गया था। और देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई थी। यानी डिजिटल शक्ति की शुरुआत कब की गई थी? जून 2018 में की गई थी। किस लिए? क्योंकि देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए की गई थी। इस परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा युक्तियों और तरकीबों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। यह महिलाओं को उनके लाभ के लिए रिपोर्टिंग और निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद कर रहा है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भारत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे पायदान पर। भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत जहां पहले इस्पात का बड़ा आयातक था, वहीं अब निर्यातक देश बन गया है। वैश्विक स्तर पर भारत इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से ऊपर उठकर दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में सामने आया है। यानी वैश्विक स्तर पर भारत जो है इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से ऊपर उठकर दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में सामने आया है। पिछले 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 50% से बढ़कर 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई है। भारत में इस्पात की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से बढ़कर 150 मिलियन टन हो गई है। इस तरह इस्पात उत्पादन में अच्छी वृद्धि की गई है और चीन जो है विश्व का सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश है। चीन जो है विश्व का सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश है। यानी विश्व में इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और दूसरे नंबर पर अब भारत हो गया है। और अगली खबर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में, यानी भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। किसके उपलक्ष्य में? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। भारतीय प्रेस परिषद पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। यानी भारतीय प्रेस परिषद पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। उद्देश्य क्या था? भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। और अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1979 के तहत फिर से स्थापित किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। यह परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। इसमें सभापति का चयन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो भारतीय प्रेस परिषद है, इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि यह देश 2030 तक अपना उत्सर्जन आधा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में
क्या कर रहे हैं। यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि किस तरह के देश 2030 तक अपना उत्सर्जन आधा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में क्या कर रहे हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली 3 गैर सरकारी संगठनों में जर्मन वॉच है और जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। यहाँ जर्मन वॉच होगा, जर्मन वॉच। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। ये तीनों संगठन यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु संबंधी कार्य प्रदर्शन पर नज़र रखते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 92% उत्सर्जन इन्हीं देशों में होता है और इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना प्रदर्शन नहीं किया कि उन्हें संपूर्ण अच्छी रेटिंग दी जाए। और चौथे स्थान पर कौन सा देश है? चौथे स्थान पर डेनमार्क है, और 5वें पर स्वीडन है और 6ठे पर चिली है और चीन 51वें स्थान पर है और अमेरिका जो है 52वें स्थान पर है। यानी चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर स्वीडन, 6ठे पर चिली है और चीन की रैंकिंग 51 है और अमेरिका 52 स्थान पर है और भारत जो है 8वें स्थान पर। भारत कैसे स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पर है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पर है। भारत अक्षय ऊर्जा में 24वें और जलवायु नीति में 8वें और उपयोग की श्रेणी में भारत 9वें स्थान पर आता है। यानी भारत जो है अक्षय ऊर्जा में 24वें स्थान पर, जलवायु नीति में 8वें और उपयोग की श्रेणी में भारत 9वें स्थान पर आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित करता है। यह 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के स्वतंत्र निगरानी के तौर पर कार्य करता है। और अंतिम खबर है, मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की। इसका उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। यानी पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम किसने लागू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इसकी औपचारिक घोषणा किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया और इसका उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। और पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। और पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जिसे हम पेशा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्ष 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 Z1 के भाग 3 का में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं। आइए हम लोग एक बार जल्दी से सारी खबरों को रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहली खबर है, डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। और अगली खबर है, कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में दिया जाएगा।
यह गोवा में आयोजित होगा 20 से 28 नवंबर को। अगली खबर है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो है साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और अगली खबर है, भारत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे पायदान पर और पहले स्थान पर चीन है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं। और इसमें जो है टॉप 3 पर कोई भी देश नहीं शामिल किया गया है इसमें। और उसके बाद चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर स्वीडन है, 6ठे पर चिली है, और चीन की रैंकिंग 51 है, और अमेरिका की रैंकिंग 52 है, और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से इसे प्रकाशित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम किसने लागू किया? मध्य प्रदेश ने। इसकी औपचारिक घोषणा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर आमोद एकेडमी को फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।